गुड मॉर्निंग। हम भाषा एवं पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक का इस पाठ्य पुस्तक जो कि शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के कक्षा में चलती है, इस पाठ्य पुस्तक का भाषा कौशल एवं विकास, भाषा कौशल जो भाषा के जो प्रमुख कौशल है उन कौशलों के व विकास, उनका किस प्रकार से विकास होता है, जो कि यूनिट 4 के अंदर है का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल के बारे में अध्ययन कर लिया था पूर्व की जो क्लास थी। आज की इस क्लास में हम भाषा कौशल के जो कौशल थे उसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे लेखन कौशल का, जो कि अभी मैं श्याम पट के ऊपर कर रहा हूँ। वो लेखन कौशल जिसके अंदर लिखने की जो प्रमुख विधियाँ है या जो लिखने के नियम है या किस प्रकार से जो प्राथमिक छात्र होते हैं उनको किस प्रकार से लिखना सिखाया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम लेखन कौशल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, लेखन कौशल की परिभाषा क्या होती है। तो एक हमारे भारत के विद्वान या साहित्यकार हुए हैं निरंजन कुमार सिंह। एक हमारे भारत के विद्वान या हम इसे कहें साहित्यकार निरंजन कुमार सिंह, इन्होंने लेखन कौशल की परिभाषा को परिभाषित किया है कि रचना भावों व विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। रचना जो मानव द्वारा लिखित जो रचना है, जो उसको बताया इन्होंने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति। भाई मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जो जो विचार आते हैं उनको वो लिखता है या उनको रचनाबद्ध करता है। तो रचना भाव व विचारों की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है जो कि शब्दों को क्रम से सुव्यवस्थित करने की एक कला है। इसके अंदर जो मनुष्य के अंदर जो भाव, ये कहते हैं निरंजन जी की जो मनुष्य के अंदर जो भाव आते हैं तो मनुष्य उन भावों को शब्दों के अंदर एक क्रम से सुव्यवस्थित तरीके से जमाने की एक कला है। तो भाव एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति लिखित रूप में होती है। अरे भाई मनुष्य के अंदर या मनुष्य के मस्तिष्क में जो भाव आते हैं इनकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य उनको लिखता है। तो इसको एक लिखित रूप में होती है भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति, तब उसे लिखित रचना कहते हैं। इन्होंने इस लेखन कौशल की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि लेखन कौशल जो है वो एक ऐसी रचना है जिसमें भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति को रखा जाता है और मनुष्य द्वारा अपने मस्तिष्क के अंदर आए हुए भावों को या शब्दों को एक क्रम में सुव्यवस्थित करने की एक कला को ही लेखन रचना कहते हैं या लेखन कौशल कहते हैं। अब आगे हम
इस लेखन कौशल का महत्व, इसका भैया महत्व क्यों है, क्यों आवश्यकता है इसकी? तो मनुष्य लिखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो लेखन कौशल का हमारे या मनुष्य या छात्र छात्राओं या विद्यार्थियों के जीवन में इसलिए महत्व है कि रचनाओं को लिखते रहने के अभ्यास से बालक एक कवि, रचनाकार या लेखक बन सकता है। तो इसके महत्व के अंदर कहते हैं कि रचनाओं को लिखने से, भाई अगर हम हमारे मन के अंदर जो भी विचार आएंगे तो उनको लिखते रहेंगे, तो लिखने के अभ्यास से मानव एक लेखक बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है और कवि भी बन सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले लिखना तो सीखें, तो वो भाई बात में बताएंगे हम कि किस प्रकार से लिखना सिखाया जाता है छात्रों को। तो पहले हम लेखन कौशल का हमारे जीवन में महत्व क्यों है, तो लेखन कौशल का या रचनाओं को लिखने रहने के अभ्यास से बालक या मनुष्य एक कवि, एक रचनाकार या एक लेखक बन सकता है। इसके बाद इसका दूसरा महत्व, जो बालक अपनी रचनाओं का संशोधन, भाई बालक कक्ष में बैठा है और अध्यापक उनको अध्ययन करवा रहा है, तो जो बालक अपनी रचनाओं का संशोधन शिक्षक से अपने सामने ही करवाते हैं। मान लो बालक कक्ष में बैठा है, उसके मन में विचार आया, अध्यापक सामने पढ़ा रहा है और बालक के मन के अंदर कुछ प्रश्न उठा, कोई समस्या उत्पन्न हुई, अगर वो उसी समय अपनी समस्या का निराकरण करता है शिक्षक के सामने ही, तो उनकी लिखित रचनाओं में निखार आने लगता है। इसलिए भी लेखन कौशल का महत्व बढ़ता है। अब लेखन कौशल का महत्व हो गया, इसके बाद लेखन कौशल के उद्देश्य, कि इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो लेखन कौशल के उद्देश्यों के अंदर लेखन कौशल वह भाषा की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता ला सकता है। कौन? लेखन कौशल। इसके बाद में लेखन कौशल क्रमबद्धता बनाए रखता है। लेखन कौशल शब्दों की या अपनी लिखित रचनाओं की क्रमबद्धता बनाए रखेगा। अगर लेखन कौशल शिक्षण में होगा तो ये भी इसका उद्देश्य है। लेखन कौशल द्वारा सरल लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं हम। इसके बाद व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा? लेखन कौशल के द्वारा। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं, शब्दों को अशुद्ध ना लिख के हम इस कौशल के सहायता से शब्दों को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ये थे लेखन कौशल के उद्देश्य। तो ये भाषा में संक्षिप्तता लाता है। इसके बाद में व्याकरण दोष को मुक्त करता है। इसके बाद शब्दों की क्रमबद्धता बनाए रखता है। इसके बाद
शब्दों को या भाषा को सरल और लाक्षणिक बनाए रखता है। ये इसके उद्देश्य है सामान्य से। इसके बाद में हमने पढ़ा लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल के उद्देश्य से। अब हम पढ़ेंगे लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप। अब हम पढ़ेंगे लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप कि इनके प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं। तो हम जो तीसरे नंबर का हमारा जो बिंदु होगा वो होगा लिखित, और सबसे महत्वपूर्ण यही है लिखित अभिव्यक्ति के रूप। इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बड़ा कि लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख रूपों की विवेचना कीजिए। तो लिखित अभिव्यक्ति के जो विभिन्न रूप है उसमें सबसे पहला आता है वाक्य की रचना। सबसे पहले आता है कि वाक्य की रचना करना, छात्रों के द्वारा वाक्यों को बनाना, छोटे छोटे वाक्यों को बनाना। भाई जो प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राएं होते हैं उनको वाक्यों को बनाना सिखाना अध्यापक का प्रमुख दायित्व या कर्तव्य है। तो कक्षा के अंदर अध्यापक छात्रों को एक एक करके सामूहिक रूप से वाक्य बनवाएं, उनकी रचना करवाएं, छोटे छोटे शब्द। इसके बाद वाक्य रचना होने के बाद में इसके अंदर आता है अनुच्छेद करना, जो इसका दूसरा रूप है लिखित अभिव्यक्ति का, अनुच्छेद करना। जब छात्र वाक्य बना लेता है तो उन वाक्यों को, जैसे एक वाक्य बना लिया विद्यालय, तो अब विद्यालय के ऊपर उनका अनुच्छेद किया जाता है, बड़ा शब्द उसको अलग अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसके बाद इसके तीसरे रूप में आता है रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा बनाई जाती है तो रूपरेखा का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के पत्र लेखन करना। देखो पत्र लेखन, छात्र को या जब किसी को पत्र लेखन की बहुत ही आवश्यकता होती है जीवन के अंदर। छात्र बाहर रहता है तो माता पिता, मामा या दादा दादी, चाचा चाची को पत्र लिखने का इच्छुक होता है। तो छात्र को विद्यालय के अंदर पत्र लिखना सिखाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के अंदर भी छात्र को प्रधानाचार्य को अनेक प्रकार के प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, जैसे टीसी के लिए, शुल्क माप के लिए, शुल्क जमा करवाने के लिए, पुस्तकालय के लिए, अवकाश के लिए। तो छात्र के विद्यालय के अंदर भी बहुत सारे प्रार्थना पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र को कक्षा के अंदर किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, अध्यापक का दायित्व या कर्तव्य है कि वो छात्रों को पत्र लेखन के बारे में भी बताएं। किस प्रकार से जो पत्र लिखे जाते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, कार्यालय होते हैं, ये पत्रों के प्रारूप है। जो पारिवारिक होते हैं परिवार वालों को, इसके बाद निमंत्रण पत्र हैं या आमंत्रण पत्र हैं, बहुत सारे पत्र हैं जो छात्रों को सिखाने चाहिए। इसके बाद में ये जो लेखन कौशल का या लिखित अभिव्यक्ति के उसमें विविध रूप के अंदर पत्र लेखन हो गया। इसके बाद में निबंध लेखन। निबंध लेखन छात्रों को किसी विषय पर
निबंध लेखन करवाना चाहिए कि कोई सा भी छात्रों को एक बिंदु दे दे, जैसे जनसंख्या दे दिया, होली दे दिया, दीपावली दे दिया, गाय दे दिया, महात्मा गांधी दे दिया। ऐसे कुछ विषयों पर छात्रों को स्वतंत्र रूप से निबंध लेखन प्रतियोगिता करवानी चाहिए या निबंध लेखन का अभ्यास करवाना चाहिए। इसके बाद में कहानी लेखन, छात्रों को या छात्रों के द्वारा अध्यापक को कहानियाँ लिखवानी चाहिए। कहानी लिखाने से पहले उनको चित्रों के द्वारा कहानियों को समझाना चाहिए। इसके बाद में छात्रों के अंदर जो अंतिम है वो सार विवरण लेखन की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। उसमें सार विवरण लेखन, जैसे अध्यापक ने कक्षा के अंदर कोई सा भी पाठ पढ़ाया छात्रों को, तो छात्रों को उस पाठ के अंदर से महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उनको निकाल के उस पाठ का संपूर्ण सार तैयार करना चाहिए, जिसमें उस पाठ की सभी बातों को जाना जा सके। मतलब उस पाठ में से जो काम की महत्वपूर्ण बातें होती है उनका सार निकालने का या निकालने की अभिव्यक्ति भी छात्रों के अंदर होनी चाहिए। तो जो हमारा ये था लिखित अभिव्यक्ति के रूप। अब इसके बाद में हमारा आगे का जो हेडिंग है वो है लिखित अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। आगे है लिखित अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है लिखित अभिव्यक्ति की। तो लिखित अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत अध्यापक जो होता है, अध्यापक को छात्रों के लेख सुधारने के लिए इस लिखित अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में अध्यापक जो है वो किस प्रकार से विद्यार्थियों का जो लेख है, जो वो जिस प्रकार से लिखते हैं, उनको सुधारने की जो चीज़ें होती है या उनको सुधारने की जो प्रमुख बातें होती है वो लिखित अभिव्यक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, या इसे हम लिखित अभिव्यक्ति प्रक्रिया के प्रमुख उपाय भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से छात्र अपना लेख सुधार सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है लेखन शैली कि अध्यापक को छात्रों की लेखन शैली को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कक्षा के अंदर छात्र को सामूहिक रूप से श्याम पट पर सामने ब्लैक बोर्ड के बुला के ऊपर अध्यापक के द्वारा इस बोर्ड के ऊपर बड़े अक्षरों में कुछ लिख दिया जाता है। फिर अध्यापक उस छात्र के हाथ में चौक देकर अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों के ऊपर छात्रों को छात्र के हाथों से क्रिया करवाई जाती है या सिखाया जाता है। तो अध्यापक का दायित्व है कि सभी छात्रों को श्याम पट पर सामूहिक रूप से शब्दों को खुद बड़े बड़े अक्षरों में सुडौल लिखकर उनके ऊपर छात्रों के द्वारा नकल करवानी चाहिए। इसके बाद बैठने का आसन, देखो ये बैठने का आसन का मतलब छात्र जब लिखित कार्य करता है तो उसका बैठने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आड़ा टेढ़ा बैठ के छात्र फिर लेखन कार्य कर रहा है, सोते सोते कार्य कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो लेखन जब छात्र लिखता है तो वो अच्छे तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसके बाद में इसमें तीसरा आता है अक्षरों की सुडौलता तथा स्पष्टता। अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता। अध्यापक
को यह देखना चाहिए कि छात्र अक्षरों को सुडौल, साफ तथा स्पष्ट दिखने वाले होने चाहिए, एकदम सुंदर लेख होना चाहिए। इसके बाद लेखनी पकड़ने का ढंग। देखो, लिखने के लिए जो लेखनी होती है तो उसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे इस अंगूठे ऐसे पकड़ी जाती है लेखनी इन तीनों के। अब ये नहीं कि कोई छात्र ऐसे लेखनी पकड़ के लिख रहा है, ऐसे पकड़ के लिख रहा है, तो एक लेखनी पकड़ने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। उससे भी लेखनी को पकड़ने के तरीके से भी लेखन कौशल का विकास बताया है, या इससे भी लेख सुधरता है। अगर हम लेखनी को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो हम अगर मैं इसको लेखनी को ऐसे पकड़ के लिखता हूँ तो देखो ऐसे लिखी जाती है, तो इससे हमारा सुलेख खराब होता है। इसके अंदर इसको अच्छे से पकड़ा ही नहीं जाता। तो ऐसे छात्रों को देखना चाहिए जो लेखनी को अच्छे से नहीं पकड़ रहे हो। इसके बाद श्रुत लेख। तो अध्यापक को छात्रों के इस लेखन के सुधारने के लिए श्रुत लेख करवाना चाहिए। अध्यापक कक्षा में सामूहिक रूप से उच्चारण करे और सभी छात्र अपनी अपनी जो नोटबुक होती है उसके अंदर लिखे, और फिर अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों के द्वारा लिखे गए लेख को लाल स्याही के पेन से जांचे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर त्रुटियां की है। इसके बाद आती है इसमें लेखन सामग्री। तो श्रुत लेख के लिए लेखन सामग्री का भी जो सामग्री होती है लिखने की, उनका भी उचित होना चाहिए, मतलब उचित सामग्री होनी चाहिए। ये थे हमारे 4 बिंदु। इसके बाद में लेखन कौशल की अवस्थाएं भी होती है। इसके बाद में हमारा जो 5वां बिंदु है वो है लेखन कौशल की अवस्थाएं। भाई, छात्र जन्म से तो लेखन सीखता ही नहीं है, तो इस लेखन कौशल को सीखने की 4 अवस्थाएं बताई है। जैसे प्रथम अवस्था। इस प्रथम अवस्था के अंदर छात्र को कुछ भी नहीं आता है, 0 होता है। तो अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्रों को सामूहिक रूप से बुलाएं और किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने इतना बड़ा, तो सामूहिक रूप से क्लास के अंदर इस प्रकार से बड़ा सा लिखे, फिर छात्रों को बुलाएं, उनके हाथ में ये चौक दें और फिर इसके ऊपर अध्यापक उस छात्र के हाथ में देख के अध्यापक का हाथ भी उस छात्र के हाथ से पकड़ा हुआ हो और इस पे ऐसे चौक घुमवाएं और ऐसे इस प्रकार से उसको लिखना सिखाएं। तो ये छात्र की प्रथम अवस्था होती है। इसमें छात्र थोड़ा बहुत लिखना सीखता है। इसके बाद में होती है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक छात्रों को अपनी नोटबुक के अंदर कुछ लिख के दे और उन पर लिखवाएं। और तीसरी अवस्था के अंदर कलम और कुछ देकर बड़े बड़े शब्दों का निर्माण करवाएं। इसके बाद जो चतुर्थ अवस्था आती है, इसमें बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें और सारांश लिख के लाने के लिए कहें। तो छात्र की ये 4 अवस्थाएं होती है। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखन कौशल की कितनी अवस्थाएं होती है, तो लेखन कौशल की 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें छात्र लिखना सीखता है। इसमें सामान्य, फिर इसमें थोड़ा, फिर इसमें, फिर चौथे में स्वतंत्र रूप से बालक लिखना सीख जाता है। तो ये थी लेखन कौशल की अवस्थाएं। इसके बाद लेखन कौशल के प्रकार। लेखन कौशल के प्रकार कि लेखन कौशल कितने प्रकार का होता है, ये हमारा 6ठा बिंदु है कि लेखन कौशल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो लेखन कौशल 4 प्रकार का होता है।
सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख। तो ये होता है सुलेख, अनुलेख और प्रतिलेख और श्रुतिलेख। ये लेखन की 4 प्रकार का होता है। सुलेख करवाया जाता है, सुंदर अक्षरों का निर्माण करवाया जाता है अध्यापक से, तो वो होता है सुलेख। उसके बाद अनुलेख। जैसे हम प्राथमिक कक्षाओं के अंदर बहुत सारी छात्रों के पास देखते हैं कि नोटबुक होती है, ऐसे ऐसे ये नोटबुक होती है, यहाँ पर लिख दिया राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, फिर ऐसे डेश डेश लाइनें करके दी जाती है। तो ये अनुलेख होता है कि अध्यापक ऐसे नोटबुक के ऊपर नोट कर देता है, फिर छात्रों को लिखने के लिए ये कार्य दे दिया जाता है, वो अनुलेख आता है। इसके बाद में प्रतिलेख आता है और श्रुतलेख के अंदर फिर अध्यापक कक्ष में सामने खड़ा खड़ा बोलता है और छात्र उसको अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। तो ये होता है लेखन कौशल के प्रकार, 4 प्रकार। इसके बाद में आती है लेखन कौशल की विधियाँ। 7वां जो हमारा बिंदु है, लेखन कौशल की विधियाँ, कि इसकी प्रमुख सीखने की क्या क्या विधियाँ है। तो इसके लेखन कौशल को देखो और कहो विधि के द्वारा देखो भाई क्या लिखा हुआ है, चित्र देख लो, तो इसे हम चित्र विधि भी कह सकते हैं। इसके बाद में प्रश्नोत्तर विधि, जो पाठ पढ़ा है उसमें से प्रश्न तैयार करके पूछ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो तीसरी हो गई विश्लेषण विधि। फिर उनका अनुकरण, मतलब करके सीखा जा सकता है, वो अनुकरण विधि। फिर रूपरेखा विधि। तो ये थी लेखन कौशल की प्रमुख विधियाँ। तो आज हमने लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के बारे में अध्ययन किया। ये थी हमारी लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति। इसके बाद में इसमें एक और अंतिम छोटा सा है कि लिखना सीखने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई हम सब लेखन कौशल पढ़ लिए, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सीधी लिखाई लिखनी चाहिए। सीधी का मतलब ऐसे सीधी लिखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लिखते हैं ना टेढ़ी, इनसे टेढ़ी लिखने से बालक के मस्तिष्क के ऊपर जोर पड़ता है।